तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम कंसिडरेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने देखा कंसिडरेशन में सिर्फ डेफिनेशन देखा था। हमने देखा था व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, then such act, abstinence or promise is called as consideration for the promise. इसमें हम इसके पहले पॉइंट को देख रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स के। हमने देखा कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर के बोलने पे काम किया गया होना चाहिए। इसमें हम एक केस देख रहे थे दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का, जिसमें हमने देखा कि एक सेठ जी होते हैं, खूब अमीर होते हैं, ऐसा जेब से 10 रुपये निकालो तो 25-30 हज़ार रुपये ज़मीन पे गिर जाए, इतने अमीर। और उनके एक फ्रेंड होते हैं कलेक्टर साहब यहाँ पे उनको एग्री करते हैं। कहाँ है? और तिकड़े है, अब रखा है ना ऊपर। हाँ, तो कलेक्टर साहब बोलते हैं कि मैं तुम्हारे शहर में भ्रमण करने आ रहा हूँ, घूमने आ रहा हूँ, और इसीलिए तुम मुझे थोड़ा तुम्हारे गांव वाँव के कुछ चीज़ें दिखाना, थोड़ा घुमाना। वो बोलते ठीक है। अब यहाँ पे जब सेठ जी उनको लेके जाते हैं मंदिर में, सबसे पहले उनका एक मंदिर होता है, तो मंदिर से शुरुआत करते हैं। बहुत ही भव्य मंदिर बनाया होता है, उसका प्रांगण भी बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित होता है। अब जब वो मंदिर के बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं साइड में दुकानें हैं। ये दुकानें भी मंदिर की ही हैं, मंदिर परिसर की हैं। और ये दुकानें जो है ना, ये काफ़ी जर्जर हालत में होती है, टूटती फूटती रहती हैं, प्रॉपर नहीं होती। अब यहाँ पे सेठ जी पूछते हैं निकलते हुए कि भाई कैसा लगा हमारा मंदिर। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि सेठ जी बुरा मत मानो, मंदिर तो आपने बड़ा ही आलीशान बनाया है, लेकिन ये जो बाजू में दुकानें हैं ना, ये पूरे मंदिर की शोभा को ख़त्म कर देती है, क्योंकि ये काफ़ी जर्जर हालत में टूटी फूटी है। सो कोई भी एंट्री लेता है, एग्जिट करता है, तो उसको ये दुकानें जो दिखती हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर अगर रहे, थोड़ा इसको अच्छे से बना दो तो ज़्यादा अच्छा हो आपके लिए। सो सेठ जी बोलते हैं यार बात तो बिल्कुल सही है कि ये दुकानों को मैं रिनोवेट कर सकता हूँ, अगर रिनोवेट कर दूंगा तो बढ़िया हो जाएगा, अपना बिजनेस भी बढ़ेगा, लोग ज़्यादा आने लगेंगे मंदिर में। बिजनेस होता है मंदिर एक प्रकार का। तो ये बाबागिरी वगैरह में खूब पैसा है। तो खैर यहाँ पे ये बोलते हैं चलो रिनोवेट करने का काम करते हैं। इन्होंने रिनोवेट करने का काम चालू कर दिया, पूरी दुकानें खाली करा के, इसमें पेंटिंग वेंटिंग प्लास्टर ज़्यादा ही पेंट हो गया थोड़ा, ठीक है। सो ये सब करवाना चालू कर दिया। अब ये काम चालू था, लगभग ख़त्म होने आया, फिर इनको लगा यार मजाक मजाक में खूब खर्चा हो गया। तो यहाँ पे जो किराएदार होते हैं ना, किराएदार को बोलते हैं कि भैया देखो मैंने बहुत खर्चा कर दिया अभी ये दुकानें वगैरह रिनोवेट करने में, तो तुम जो मुझे अभी तक रेंट देते हो वो तो देना, इसके अलावा जो भी तुम्हारे आर्टिकल्स बिकेंगे दुकान से उस पर मुझे कमीशन पे करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इतना काम कर दिया। अब वो लोग पहले हाँ बोल देते हैं, क्योंकि मना करेंगे तो दुकान से निकाल देंगे, ऑक्यूपाई नहीं करने देंगे। लेकिन उन्होंने हाँ बोल दिया अभी तुरंत। हाँ बोलने के बाद उनको दुकान में एंटर करने दिया जाता है, ये लोग दुकान चला रहे हैं। बाद में जब 1 महीना बीत जाता है तो इन लोग सिर्फ रेंट का पैसा पे करते हैं, और जो कमीशन है वो देने से मना करते हैं। जब कमीशन देने से मना करते हैं तो सेठ जी इनके ऊपर एक्शन लेते हैं कि तुमने वादा किया था लेकिन तुम हमको जो भी आर्टिकल्स का कमीशन है वो पे नहीं कर रहे। कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट इनको पूछता है भाई ये तुमने जो कार्य कराया किसके बोलने पे कराया। तो वो बोलते हैं, सेठ जी बताते हैं अरे वो कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने सुझाव दिया था तो ये मैंने उनके सुझाव पे किया, अपनी इच्छा से ये कार्य किया हूँ। तो बोलते हैं कि क्या इनसे पूछा गया था क्या? तो ये बोलते हैं सेठ जी कि नहीं, इनसे काहे का पूछना, मेरी दुकान है, मैंने रिनोवेट कर लिया, इनसे पूछने की क्या जरूरत। तो बोले जब उनसे पूछ के तुमने काम नहीं किया तो तुम उनसे पैसा कैसे ले सकते हो, क्योंकि उनके डिजायर पे है क्या ये? तो आंसर इज नो, ये इनके डिजायर पे नहीं किया गया, इट वॉज डन एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर के डिजायर पे खर्चा किया गया। ऐसे केस में कोर्ट ने बोला इफ इट इज नॉट एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो इस केस में कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। भले ही वो बाद में हाँ भी बोलते हैं हम पैसा देंगे, लेकिन क्योंकि इसके बदले
उनके बोलने पे कुछ नहीं किया गया, उनके डिजायर पे कुछ नहीं किया गया था, इसीलिए इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि इनके बोलने पे कार्य किया गया होता तो फिर इनको पैसा लेने का राइट होता। अब आपको सवाल आ रहा होगा, सर मना भी तो नहीं किया, तो मना करने का इनका राइट है ही नहीं, क्योंकि जगह जब इनकी है तो ये अपनी जगह को कुछ भी करें, उसमें ये लोग कौन होते हैं मना करने वाले, तो ये लोग इसको मना नहीं कर सकते। तो इन्होंने अगर इनसे पूछ के काम किया होता तो पैसे लिए जा सकते थे, बट इट वॉज नॉट डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। और इसीलिए पहला डिसीजन यहाँ निकल के आया कि कंसिडरेशन तभी वैलिड होता है व्हेन इट इज एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तो पहला रूल जो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव से आता है, कंसिडरेशन मस्ट मूव at the desire of the promiser। ये एक केस हो गया। इसी पॉइंट पे और एक केस है दूसरा, जिसमें एक टाउन हॉल का केस है। यहां पे ध्यान रखना है, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये जो केस है इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ विलेज मार्केट। कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज मार्केट का केस है। तो इनके गांव का जो उनके दुकान बनी हुई थी, मार्केट था, दुकान इनके बाजू में मंदिर के, उसको कंस्ट्रक्ट किया, तो उसका केस है। ठीक है। दूसरा केस जो है टाउन हॉल का केस है। दूसरे केस में एक अगेन बहुत अमीर व्यक्ति होता है, ये अपने एरिया का टाउन हॉल विजिट करता है। एक बार टाउन हॉल होता है हर शहर में, पता होगा आपको शायद। टाउन हॉल एक सरकारी बिल्डिंग होती है, जैसे कि अपने को नागपुर में भी टाउन हॉल है, महल एरिया में आप चले जाओ तो। हाँ चालू करो, वो रिमोट लेके गए ना भैया, वापस ला दिए, तो ले जाओ और टीवी चालू कर लो। ठीक है, ये रखा है इधर। ठीक है। सो मैं बता रहा था, हाँ पूछने की जरूरत नहीं होती, आप आके ले जा सकते हैं चालू करके, लेकिन वापस ला के रख देना, नहीं तो पता लगा गायब हो गया, तो गायब नहीं करना है, वापस ला के रख देना बराबर। ठीक है, क्योंकि कोई और आपको अलाउ नहीं करेगा तो बाकी कोई की क्लास के इंस्ट्रक्शंस मैं नहीं देता, ये मेरे क्लास के इंस्ट्रक्शंस है। कुंडी मत खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ, ये मेरे क्लास का इंस्ट्रक्शन है, दूसरी क्लास में ये रूल नहीं लगेगा। दूसरे क्लास के जो लोग जैसा बोलते हैं वैसा फॉलो करना। जैसे मेरे क्लास में खाना पीना भी अलाउड होता है, मैं ऐसा स्पेसिफिकली बोलता नहीं खाओ पियो, नहीं तो सब डब्बा लेके खाते पीते बैठेंगे, लेकिन आपको भूख लगी है और लंच ब्रेक में नहीं खा पाए, गैप हो गया था, तो आप क्लास में खा सकते हैं, लेकिन साथ में ध्यान भी दें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप खा नहीं सकते, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि ग्रुप बना के बैठे खाए जा रहे हैं और देख रहे अरे भाई ये ले, तो ऐसा सब नहीं होना। हाँ नॉर्मल भूख लगी खाते हुए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, वो चलेगा। ठीक है, और मेरी क्लास के लिए, मैं दूसरे क्लास के लिए नहीं इंस्ट्रक्शंस देता, सब जितने टीचर्स के इंस्ट्रक्शन है अपनी अपनी क्लास के लिए। शर्मा सर की क्लास में बिल्कुल नहीं चलता खाना पीना, तो आप ऐसा जुगाली करते रहोगे, मुंह चलाओगे, वो सब नहीं चलेगा। चिग्गम बिग्गम कुछ नहीं, च्युइंगम होता है ना, तो चिग्गम फिग्गम मत खाना। तो चिग्गम तो यहाँ भी मत खाओ, मना ही करते हम लोग, नहीं तो पता लगता है कि आपने खा के यहाँ चिपका दिए, दूसरा कोई स्टूडेंट आया यहाँ हाथ लगाया, ऐसा फिर पता है अरे क्या है रे, अबे छी, ऐसा होता है फिर। तो इसीलिए ऐसी हरकतें मत करो, चिपका के रख दिए इधर उधर। सो च्युइंगम वगैरह को अवॉइड करो। ठीक है, खर्रा गुटखा ये सब अवॉइड करो। ठीक है, वैसे खर्रा खाने वाले अच्छे होते हैं, क्योंकि बातें नहीं करते ना, एटलीस्ट क्लास में चुपचाप बैठ के ध्यान देते हैं। ठीक है, तो फालतू के बोल वचन नहीं देते, तो चुपचाप से आके अपना काम करते हैं। हमारे आकाश भैया भी बहुत अच्छे हैं, आकाश भी आते ना, आकाश भैया को जानते हैं आप? हाँ हमारे सबसे पुराने एम्प्लॉयज में से एक है वो, मेरे से भी पुराने एम्प्लॉय हैं आकाश भैया, तो इतने पुराने हो, जब मैं पढ़ता था कैप्स में तब भी आकाश भैया यहाँ पे थे। आप सोच के देखो, 2005 में मैं कैप्स आया था तब भी आकाश भैया थे, तो वो हमारे इसके क्लास के लिए कटप्पा है वो, तो हमेशा से वो हमारे यहाँ है। चलो ठीक है। तो खैर टाउन हॉल होता है, ये टाउन हॉल को बड़ा ही जर्जर हालत में होता है, ये भी खराब हालत में रहता है, टूटा फूटा रहता है। ये व्यक्ति एक दिन विजिट करता है टाउन हॉल में,
और जाके देखता है, काम वाम जो रहता है वो निपटाता है अपना। जैसे अपने अभी महल में टाउन हॉल है, सो वो टाउन हॉल में आप जो जैसे बिजली बिजली के बिल भरना, पानी के बिल भरना, या कोई आपको अपने टाउन की बिल्डिंग वगैरह बनाना है, मैप सैंक्शनिंग वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पे हो जाती है। सो ये भी विजिट करता है कुछ काम से, फिर देखता है यार अपने शहर की इतनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इतनी बेकार हालत में है, टूटी फूटी है इधर उधर से। इसको बड़ा बुरा लगता है। यहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं, इनको बोलता है कि भाई तुम लोग ये कुछ करते क्यों नहीं इसको, ये देखो टाउन हॉल कैसा जर्जर हालत में है, टूटा फूटा है, उधर से टूट रहा है इधर से टूट रहा, इसको कुछ रिनोवेट वगैरह क्यों नहीं कर देते। एम्प्लॉयज बोलते हैं भैया ये क्या हमारे घर का काम तो है नहीं, ये तो सरकार का काम है। सरकार जब पैसा देगी, ग्रांट आएगी, उसके बाद ये सब काम होगा। हम अपने जेब से कहाँ पैसा खर्चा करेंगे, हम तो बेचारे छोटे मोटे एम्प्लॉय है। अब सेठ जी को बुरा लगता है, सेठ जी बोलते हैं क्या छोटी बात कर दी है, एक काम करो, मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा और तुम रिनोवेशन का काम चालू कर दो। सो सेठ जी ने बोल दिया कि तुम रिनोवेशन का काम चालू कर दो, मैं 5 लाख रुपए तुमको देने का एग्री करता हूँ। अब इन लोग क्या करते हैं, तो मटेरियल मंगा लेते हैं। मटेरियल जो भी नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क है वो मंगा लेते हैं। मटेरियल ये है, मटेरियल ये ट्रक है, ट्रक पे मटेरियल है। हाँ हाँ ठीक है। सो ट्रक है, ये मटेरियल जैसे ही आ गया, समझो सीमेंट वगैरह गुड्स आ गए। अब ये गुड्स का पैसा देना रहता है। गुड्स भेज तो देता है आगे वाला, लेकिन पैसा देने को 2-4 दिन लगते हैं। जब पैसे देने की बात आती है तो ये लोग चले जाते हैं सेठ जी के पास, सेठ जी को बोलते हैं भैया वो मटेरियल आया है, 2 लाख रुपए उसका पेमेंट करना है, तो ये 2 लाख रुपए निकाल दो, 2 लाख रुपए दे दो तो हम इसका पेमेंट कर देते हैं। अब ये 2-3 दिन में इनका मन बदल गया। ये बोलते हैं मैं कोई पैसा वैसा नहीं देने वाला, मेरे घर का काम है, क्या बोले टाउन हॉल है, वो सरकारी जगह है, मैं काय को पैसा दूं। तो उस दिन तो बोल दिया, लेकिन अब इसका मन बदल जाता है और ये पेमेंट करने से मना करता है। झगड़ा होता है, कोर्ट में केस जाता है। कोर्ट पूछता है क्या हुआ था, तो बताते हैं सेठ जी कि भाई देखो मैंने बोला था कि भाई 5 लाख रुपए दूंगा, तुम काम चालू कर दो, और इन्होंने काम चालू किया, बट मेरे घर का काम थोड़ी है कि मैं पैसा दूं। कोर्ट ने बोलते तुमने बोला था ना, तो बोले हाँ मैंने बोला था। तो बोले दैट मीन्स इट इज एट योर डिजायर, अगर तुम नहीं बोलते तो खर्चा करते क्या बेचारे, तो नहीं करते, तुम्हारे बोलने के कारण खर्चा हुआ, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमको ये पे करना पड़ेगा। तो दूसरा रूल बोलता है कि इफ इट इज एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, यहाँ इसके बोलने पे किया गया, फिर भले ही इससे उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। सो दूसरा जो रूल निकलता है इसमें, कंसिडरेशन नीड नॉट बी, जरूरी नहीं है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर के फायदे का हो ऐसा जरूरी नहीं। सो उसके डिजायर पे किया गया है, दैट इज सफिशिएंट। उसको फायदा मिले इससे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। हो सकता है कि उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा, बट फिर भी इट इज वैलिड इफ इट इज डन एट हिज डिजायर। तो उसके बोलने पे खर्चा किया गया था, काम किया गया था, तो यहाँ पे उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये दूसरा केस है। सो एक दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, दूसरे का नाम है, हाँ, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। 3 केस है क्योंकि, तो एक है केदारनाथ वर्सेस गौरी, GORIE, ऐसी स्पेलिंग है इसकी, मोहम्मद। ठीक है, तो ये एक केस है। एक और सिमिलर केस हुआ था, अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली। ये एक और केस हुआ था। तो पहला केस टाउन हॉल वाला, सॉरी पहला केस विलेज मार्केट वाला, दूसरा टाउन हॉल वाला, और तीसरा जो केस है एक मस्जिद वाला केस हुआ था। इसमें एक मस्जिद होता है, मस्जिद देखा होगा आपने, चांद तारा बना देते हैं, ये मस्जिद है। ये मस्जिद में होते हैं एक मौलवी साहब, जो इसका पूरा रख रखाव करते हैं, प्रॉपर इसको मैनेज करना, मेंटेन करना, कोई भी साफ सफाई वगैरह के काम है कुछ है तो वो सब ये काम करते हैं। एक होता है नमाजी, ये दिन में 5 बार जाके मस्जिद में नमाज पढ़ता है।
तो दिन में 5 बार की सुबह की नमाज, दोपहर को, शाम को, ऐसे 5 टाइम की नमाज पढ़ता है और पांचों टाइम प्रॉपर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है। लेकिन इसकी एक गंदी आदत होती है, जब भी यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पे जाके कुछ ना कुछ इसमें कमी निकालता है कि अरे वो देखो मस्जिद में वो पिलर टूट रहा है, उसको ठीक क्यों नहीं कराते। पुराना मस्जिद होता है, थोड़ा जर्जर हालत में होता है, तो उसको ठीक क्यों नहीं कराते। फिर दोपहर को जाएगा, फिर बोलेगा वो देखो फर्शी टूटी हुई है, टाइल्स उखड़ गई, उसको क्यों नहीं ठीक कराते। फिर तीसरी बार जाएगा शाम को, फिर बोलेगा वो देखो गैलरी टूट रही है, गलियारा बिखर रहा है, टूट रहा है, तो उसको ठीक क्यों नहीं कराते। ऐसा आके जब देखो तब ताने मारते रहता है। 10-12 दिन हो गए, चलते जा रहा है, रोज एक बार आया तो कुछ बोल रहा, दूसरे बार कुछ और बोल रहा, तो ये बार बार ऐसे ही बोलते रहता है। एक दिन ऐसे ही आता है ये, और जस्ट बोलने वाला होता है इसको कि अरे वो देखो वो पिलर टूट रहा है, उतने में ही इनको गुस्सा आ जाता है मौलवी साहब को, और मौलवी साहब बोल देते अरे तुमको इतनी ही फिक्र है तो तुम क्यों नहीं पैसे दे देते, तुम पैसे दे दो मैं ठीक करा देता हूँ। तो यहाँ पे अब इसके ईगो पे बात आ गई, ये बोलता है ठीक है, मैं तुमको 2 लाख रुपए देने का वादा करता हूँ, कल सुबह सुबह आ जाना, मैं तुमको पैसा पे कर दूंगा, मेरे घर आ जाना, मैं पेमेंट कर दूंगा। 2 लाख रुपए देने का वादा किया। मौलवी साहब को पता होता है केस हुआ था केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का, जिसमें सिमिलर प्रकार से वादा किया था और पैसा लेने का अधिकार बताया गया था। मौलवी साहब बड़ी कॉन्फिडेंटली पहुंच जाते हैं नमाजी के पास, मासूम से मौलवी साहब है, मासूम अली है। तो वो पहुंच जाते हैं और पैसा मांगते हैं, लेकिन ये पैसा देने से मना कर देता है। ये अगेन वही बोलता है कि भाई ये तो घर का काम थोड़ी है, तो मस्जिद का काम है, ये तो पब्लिक यूटिलिटी की जगह है, तो इसमें मेरे घर का काम नहीं है, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। अब मौलवी साहब कोर्ट चले जाते हैं, वही सिमिलर केस हुआ था केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का। कोर्ट पूछता है मौलवी साहब से, मौलवी साहब आपने क्या खर्चा किया इनके बोलने पे। तो बोलते हैं भैया अभी कुछ खर्चा तो हुआ नहीं है, ये पैसा देंगे उसके बाद खर्चा होगा। तो कोर्ट बोलता है भैया जब तुमने खर्चा ही नहीं किया तो फिर तुम कहाँ क्लेम कर सकते हो, क्योंकि इसके बोलने पे कुछ किया गया क्या, तो कुछ नहीं किया गया। अगर कुछ किया ही नहीं गया तो कोई पेमेंट नहीं रिसीव कर सकते। इनफैक्ट इसके आधार पे आप यहां भी कितना पेमेंट रिसीव कर पाएंगे, तो पूरा 5 लाख नहीं, भले उसने वादा 5 लाख का किया था बट एक्चुअल खर्चा 2 लाख का हुआ है, तो ये वाले केस में भी सिर्फ 2 लाख रुपए ही रिकवर किए जा सकते हैं। और बाद में और खर्चा आपको नहीं करना है, क्योंकि इसने एक बार मना कर दिया है तो फिर और खर्चा नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो इससे क्लेम नहीं कर सकते। कोर्ट ने बोला देयर शुड बी एक्चुअल एक्सपेंडिचर, तभी हम क्लेम कर सकते हैं। इफ देयर इज नो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, देन नथिंग कैन बी क्लेम्ड। तो इससे तीन चीजें हमको समझ में आई, ये तीन केसेस से। पॉइंट एक ही है बट उस एक पॉइंट में तीन चीजें छुपी हुई है। पहली चीज कंसिडरेशन डिजायर ऑफ प्रोमिसर पे आना चाहिए। अगर प्रोमिसर के बोलने पे कार्य नहीं किया, किसी थर्ड पर्सन के बोलने पे कार्य किया है या अपनी इच्छा से कार्य किया है, तो हम यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि हमने देखा कलेक्टर साहब के बोलने पे कार्य किया गया था, तो हम दुकानदारों से क्लेम नहीं कर सकते, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, इससे कोई लेना देना नहीं कि इससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा प्रोमिसर को, उसके बोलने पे किया वो इंपॉर्टेंट है। इट शुड मूव एट हिज डिजायर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी फॉर हिज बेनिफिट। तो उसको अगर फायदा नहीं भी हो रहा तो क्लेम कर सकते हैं। तीसरा रूल, मनी कैन बी रिकवर्ड ओनली इफ देर इज एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इफ देर इज नो एक्चुअल एक्सपेंडिचर देन नथिंग कैन बी रिकवर्ड। तो ये तीन रूल्स यहाँ से निकल के आते हैं। तो समझते हैं, इनको पढ़ते हैं और फिर कोई डाउट्स होंगे तो देख लेंगे। सो इसमें कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, पहला पॉइंट। द एक्ट और एब्सटिनेंस मस्ट बी डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के बोलने पे ही कार्य किया गया होना चाहिए। इफ इट इज डन एट द इंस्टेंस ऑफ द थर्ड पार्टी, किसी अन्य व्यक्ति के बोलने पे किया गया और विदाउट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा पे नहीं किया गया, तो इट इज नो कंसिडरेशन। भले फिर बाद में वो एग्री भी करें कि ठीक है हम पैसा पे करेंगे, तो भी जिम्मेदारी नहीं आती, क्योंकि उनके बोलने पे कार्य नहीं किया गया था। तो इन दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। द प्लेंटिफ, अब प्लेंटिफ का मतलब मैंने बताया था जो केस फाइल करता है। बलदेव, तो जो सेठ जी हैं वो प्लेंटिफ थे, उन्होंने केस फाइल किया था कि इन्होंने पैसा देने का वादा किया बट पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो जब भी केस होता है ना, तो एक पार्टी होती है प्लेंटिफ। जब भी कोई भी केस होता है उसमें ऐसा लिखा होता है प्लेंटिफ होगा, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट।
जो डिफेंड कर रहे हैं उसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं। तो प्लेंटिफ यानी जो केस फाइल कर रहा है, जो केस होती है उसको प्लेंट बोला जाता है, तो प्लेंट फाइल कर रहा है तो ही इज अ प्लेंटिफ। ठीक है, दूसरी पार्टी को हम बोलते हैं डिफेंडेंट। उसके बाद लिखा रहेगा ईयर, किस ईयर में ये केस हुआ था वो लिखा होगा। जैसे नीचे एग्जांपल ले लो, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, तो एक प्लेंटिफ है एक डिफेंडेंट है, फिर उसके बाद दिखा है ईयर 1886, ये ईयर है। फिर ILR जो लिखा दिख रहा है आपको, ये एक बुक का नाम है। कौन से बुक में आपको ये केस देखने को मिलेगा, ये बुक होती है। फिर 14 जो है ये इसका वॉल्यूम है, 14 जो है ये वॉल्यूम ऑफ द बुक है। जैसे कोई बुक है साल में हर महीने एक छपती है, तो इसके 12 वॉल्यूम्स होंगे, तो कौन से नंबर के वॉल्यूम में ये केस दिखेगा, तो ILR के 14 नंबर के वॉल्यूम में ये केस दिखेगा। कहाँ दिखेगा आपको, तो आपको कोर्ट का नाम रहता है, जो भी ये बुक्स होती हैं ये कोर्ट के नाम के हिसाब से बनाई जाती है, उसमें एक कोर्ट के केसेस पूरे एक साथ दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको कैलकाटा हाई कोर्ट वाले केसेस देखना पड़ेगा, तो ये कोर्ट का नाम है। यहाँ पे कभी ऑल लिखा होगा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, बॉम्ब लिखा होगा तो बॉम्बे हाई कोर्ट है, तो जो लिखा होगा वो कोर्ट का नाम है। SC लिखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट है। बुक का नाम भी अलग अलग होता है, ILR जैसे इंडियन लीगल रेफरेंसर ILR हो गया, वैसे ही AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर, SCC सुप्रीम कोर्ट केसेस, टैक्समैन, तो ये सब बुक के नाम हो गए। तो ये बुक के नाम यहाँ पे लिखे दिखेंगे आपको। फिर उसके बाद जो लास्ट में दिया है 64, तो 64 क्या बोल रहा है, तो 64 बताता है पेज नंबर। तो आपको अगर ये केस देखना है तो कैसे देखोगे आप, 1886 के बुक्स निकालो, उसमें ILR वाली जो बुक है 14th वॉल्यूम, उसमें कैलकाटा हाई कोर्ट के डिसीजंस देखो, उसका 64th पेज नंबर पे आपको ये वाला केस देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये इस प्रकार से देखा जाता है। तो प्लेंटिफ यानी जो केस फाइल करता है, डिफेंडेंट यानी जो डिफेंड कर रहा है जिस पे आरोप लगे हैं। सो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, इसको ही हम एक्यूज भी बोलते हैं। प्लेंटिफ को हम एक नाम और देते हैं एप्लीकेंट, अप्लाई कर रहा है वो। डिफेंडेंट को एक नाम और देते हैं रेस्पोंडेंट, रिस्पॉन्ड कर रहा है वो, तो रिस्पॉन्ड करेगा, बताएगा वो कि उसके ऊपर आरोप लगे, इसीलिए इसको एक्यूज्ड भी बोलते हैं, एक्यूज्ड। ठीक है, कन्विक्ट नहीं है वो, कन्विक्ट का मतलब गुनहगार, वो गुनहगार नहीं है, वो एक्यूज्ड है, आरोपी है। तो जब तक गुनाह प्रूव नहीं होता उसको हम गुनहगार नहीं बोल सकते, उसको आरोपी बोल सकते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उस पर फालतू के आरोप लगाए थे लोगों ने कि वो फुटपाथ पे गाड़ी चला देता है, हिरण को मार के खा जाता है, तो फालतू के आरोप लगाए। उसने प्रूव कर दिया कि ये सब आरोप बेबुनियाद है, तो वो कन्विक्ट नहीं है, मुजरिम नहीं है, क्योंकि वो दोषी कभी भी साबित नहीं हुआ। वो एक्यूज था, सिर्फ आरोपी था, उस पर आरोप लगे थे। ठीक है, सो फर्क होता है ये सब वर्ड्स में। तो एक्यूज्ड मीन्स जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। ठीक है, भले ही फिर बाद में वो बाइज्जत बरी हो जाएगा, लेकिन अभी उसको हम एक्यूज्ड बोलते हैं, आरोपी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव में द प्लेंटिव बलदेव सेठ जी जिन्होंने केस फाइल किए थे, एट द डिजायर एंड रिक्वेस्ट ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर के बोलने पे, एट द डिजायर एंड रिक्वेस्ट ऑफ द कलेक्टर ऑफ द टाउन, एक्सपेंडेड मनी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मार्केट इन द टाउन। सब्सिक्वेंटली बाद में डिफेंडेंट्स दुर्गा प्रसाद एंड अदर्स, तो बाकी के भी किराएदार थे, दुर्गा प्रसाद एक किराएदार और बाकी के अदर्स, ऑक्यूपाइड द शॉप्स इन द मार्केट। Since the plaintiff had spent money for the construction of the market, the defendants, in consideration thereof, promised to pay to plaintiff a commission on the articles sold through their shops in that market. Defendants, however, failed to pay the promised commission. Plaintiff brought an action to recover the promised commission. It was held that they were not bound to pay as it was without consideration and hence void. क्यों without consideration था? Because it was not at their desire. उनके बोलने पे खर्चा नहीं किया था, खर्चा किया था एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर। ऐसे केस में आप पैसा क्लेम नहीं कर सकते। हाउएवर कंसिडरेशन नीड नॉट बी टू द बेनिफिट ऑफ द प्रोमिसर, तो दूसरा रूल बताता है कंसिडरेशन से फायदा मिले जरूरी नहीं। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस इसमें बताया गया है। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रॉमिस ऑफ द डिफेंडेंट टू गिव डोनेशन, द प्लेंटिफ स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टाउन हॉल। इट वॉज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वॉज लायबल टू पे, यहाँ पे लायबल माना गया, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड एट द डिजायर ऑफ द डिफेंडेंट सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन। इट इज इमटेरियल, कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा उसको, इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है,
और तीसरा रूल जो निकल के आया, हाउएवर इफ द प्लेंटिफ दैट इज प्रॉमिस डिड नॉट इनकर एनी एक्सपेंडिचर, अगर कोई खर्चा हुआ ही नहीं, देन डिफेंडेंट इज नॉट लायबल, रिकवर नहीं किया जा सकता। इसमें तीसरा केस है जिसमें हमने मस्जिद का केस देखा। तो अगर एक्चुअल खर्चा होगा तभी क्लेम कर सकते हैं, इफ ही डिड नॉट इनकर एनी लायबिलिटी देन डिफेंडेंट इज नॉट लायबल। ठीक है, तो ये 3 रूल्स यहाँ पे बताए गए। तो पहला रूल एकदम बेसिक, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, तो एक्चुअली डेफिनेशन से निकल के आ रहे हैं पूरे एसेंशियल्स। तो डेफिनेशन में पहला पॉइंट है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के इच्छा पे, प्रॉमिस या किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ किया या नहीं किया, कर रहा है या नहीं कर रहा है, या प्रॉमिस कर रहा है आगे करने या नहीं करने का, तो ऐसे केस में उसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे। तो पहला पॉइंट देख रहे थे अभी हम, डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। सो उसके इच्छा पे कार्य होना चाहिए, अगर उसके इच्छा पे नहीं किया है, किसी अन्य व्यक्ति के इच्छा पे किया है, तो हम यहाँ क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा रूल इसी में निकला कि अगर उसको फायदा नहीं भी मिल रहा तो कोई लेना देना नहीं, अगर पैसा उसको नहीं मिल रहा, उसके बेनिफिट के लिए नहीं है, तो भी उसको पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज इट वाज डन एट हिज डिजायर, उसके बोलने पे कार्य किया है। एंड तीसरा रूल, इफ देयर इज एक्चुअल एक्सपेंडिचर देन ओनली मनी कैन बी क्लेम्ड, इफ देयर इज नो एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो क्लेम नहीं किया जा सकता। फिर कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ये थोड़ा रुक के पढ़ते हैं, एक साथ ये वाला भी केस हो जाएगा तो हैवी हो जाएगा थोड़ा, तो क्योंकि ये एक केस है, यहाँ पे 3 केस हो गए, तो ये अभी एक और इम्पॉर्टेंट केस है, चिन्नैया वर्सेस रामैया। तो अच्छा इंटरेस्टिंग सा केस था ये, बट ये हम अभी नहीं पढ़ते क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। दूसरे पॉइंट्स कर लेते हैं, बहुत आसान वाले पॉइंट्स हैं बाकी के। कंसिडरेशन में बी एन एक्ट, कुछ कार्य करना भी कंसिडरेशन हो सकता है, और इट मे बी एन एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस कुछ नहीं करना भी कंसिडरेशन हो सकता है। तो कुछ कार्य करना और कुछ कार्य नहीं करना, बोथ आर वैलिड कंसिडरेशंस। तो कुछ करने के कॉन्ट्रैक्ट्स तो आपको पता ही हैं, जैसे आपने पैसा दिया और हम आपको टीचिंग की सर्विस देंगे, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया टू डू समथिंग। सो प्रॉमिस टू डू समथिंग भी हो सकता है और नॉट टू डू भी हो सकता है। जैसे समझो मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ, इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिए जा रहे हैं। अगर इसका किसी भी जीवित या मृत से वैसे है ही नहीं, मैं कहाँ सिगरेट नहीं पीता, मैं तो सीधा साधा व्यक्ति हूँ, फिर भी मान लो मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ। अब आपको बड़ी फिक्र है कि यार अगर शशांक सर को कुछ हो गया, गचक वचक गए फालतू, तो हमारा क्या होगा, हमको कौन पढ़ाएगा लॉ, तो दूसरे टीचर आए भी तो फिर वो इतने डीप में कैसे समझेंगे हम। तो आपको बड़ा टेंशन है। आप सब लोग मिलके एक दिन बैठते हैं, एग्री करते हैं, मान लो आप 100 लोग हो, तो 100 लोग मिलके एग्री करते हैं कि एक काम करते हैं, अपन सब 1-1 लाख रुपए जमा करते हैं और ले जाके शशांक सर को देंगे, और सर को बोलेंगे सर आप ना सिगरेट मत पियो, 4 महीने तक, जब तक हमारी क्लास है तब तक आप सिगरेट मत पियो, हम आपको ये पूरा 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो सबने 1-1 लाख रुपए जमा किए, 1 करोड़ रुपए जम गया, आप मुझे लाके वो दे देते हैं। अब यहाँ पे मैं दिल पे पत्थर रख के सिगरेट को ना बोल रहा हूं, ये भी एक कार्य है, तो कुछ नहीं करना भी एक कर्म होता है। तो यहाँ पे देखो, ये नॉट टू डू में भी कुछ एफर्ट्स लग रहे हैं, ये वैसा नहीं है कि आप पैसे ला दो और आपको पुण्य मिलेगा वगैरह, वैसा नहीं है, दान कर रहे वैसा नहीं है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, उसमें भी एफर्ट्स लग रहे हैं। सो दिल पे पत्थर रख के मैं सिगरेट को ना बोल रहा हूँ, काफी मुश्किल होता है, यानी जिनको आदत हो गई उनके लिए, मेरे को आदत नहीं है। सो जिनको आदत है उनको बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर वो दिल पे पत्थर रख के सिगरेट नहीं पीने का वादा भी कर रहा है, तो ये भी वैलिड कंसिडरेशन है, क्योंकि कंसिडरेशन कैन बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, कुछ नहीं करने का वादा करना भी कंसिडरेशन होता है। सो हम ये देख रहे हैं कि कंसिडरेशन कैसा हो सकता है। हम अभी सोशल इनविटेशन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, मैं अभी आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ना हो, मैं कंसिडरेशन के एंगल से बोल रहा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ये सोशल एग्रीमेंट हो गया, डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया, उसमें कवर हो सकता है, लेकिन अगर ये लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करेगा तो ये पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ये वो सेठ जी और बाबा जी वाले एग्जाम्पल जैसा नहीं है, जिसमें सिर्फ सेठ जी बोल रहे हैं कि मैं आपको दान करता हूं 2 लाख रुपए और बाबा जी को कुछ भी नहीं करना है, वैसा नहीं है ये। आप देखो इसमें फर्क है थोड़ा सा, ये वैसा नहीं है कि आप पैसा लाओ और मुझे कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पैसा लाओ और मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट आप ऐसे ही पैसा दे रहे मुझे, मैं बोलता हूँ चलो पैसा दो, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, क्योंकि ये सब की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पैसा दे रहे हो और मैं वादा कर रहा हूं मैं कुछ नहीं करूंगा, जैसे यहाँ सेम एग्जांपल दिया है
कि अगर ए प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे 10,000 रुपए देता हूं, तू सिगरेट पीना छोड़ दे, तो इट विल बी अ गुड कंसीडरेशन। ठीक है, और ऐसा सेम टू सेम एग्जाम्पल आपको आ सकता है। एग्जाम में पूछा जाएगा क्या यहाँ कंसीडरेशन वैलिड है, या ऐसा होगा कि एक नशेड़ी है, बहुत ज़्यादा वो लिकर वगैरह पीता है, और उसके चाचा उसको बोल रहे हैं भतीजे तू अगर शराब पीना छोड़ दे तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, 1 साल तक तू अगर नहीं पिएगा तो 1 लाख रुपए मैं पे करूंगा। सो ये भी एक वैलिड कंसीडरेशन रहेगा। ठीक है, सो अ पर्सन में प्रॉमिस टू डू समथिंग, कुछ करना भी कंसीडरेशन हो सकता है, और नॉट टू डू समथिंग, कुछ नहीं करना भी कंसीडरेशन हो सकता है। टू डू और नॉट टू डू समथिंग इन रिटर्न इज कंसीडरेशन, तो कुछ नहीं करने को भी हम वैलिड कंसीडरेशन मानते हैं। ठीक है, सो सेम एग्जांपल है, इफ ए प्रोमिसेस टू गिव बी ₹10,000, इफ बी स्टॉप स्मोकिंग इट विल बी अ गुड कंसीडरेशन। ठीक है, तो सेम पॉइंट पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला पॉइंट बहुत ही सिंपल, कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, क्योंकि हैज डन समथिंग कर चुका है, या इज डूइंग समथिंग कर रहा है, और प्रोमिसेस टू डू समथिंग तो आगे करने का वादा कर रहा है, तो तीनों हो सकता है, इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। व्हेन द कंसीडरेशन बाय वन पार्टी वाज गिवन बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस, एक पार्टी ने पहले पैसा दे दिया है, दूसरा पार्टी बाद में परफॉर्म करेगा, तो ऐसे केस में इसको हम पास्ट कंसीडरेशन बोलेंगे। ठीक है, इट इज सेड टू बी पास्ट कंसीडरेशन। Past consideration means the consideration for a promise given by party before the promise is made. It is a consideration given earlier, consideration पहले दिया by a party and promise is made thereafter, वादा बाद में किया गया। Such a consideration given by party must be at the desire of the promiser. promiser के इच्छा पे होना चाहिए। जैसे समझो मेरी अंगूठी गुम गई, मैं आपको बोलता हूँ कि जाओ मेरी अंगूठी ढूंढ के लाओ, मैंने ये नहीं बोला अभी पैसे दूंगा, मैंने सिर्फ बोला जाओ अंगूठी ढूंढ के लाओ। आप जाके अंगूठी ढूंढ के लाते हैं, ये जो कार्य हुआ ये मेरे डिजायर पे हुआ, मैंने बोला इसीलिए आप गए, तो मेरे डिजायर पे आपने जाके अंगूठी ढूंढ के लाए। बाद में मैं वादा करता हूं कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको 10,000 रुपए पे करूंगा। ऐसे केस में जो आपका एक्ट है, जो आपने पहले कर दिया, जो कंसीडरेशन आपने मुझे दे दिया, जो आपने अंगूठी ढूंढ के ला दिए, दैट विल बिकम अ पास्ट कंसीडरेशन, क्योंकि एक्ट वॉज डन अर्लियर एंड प्रॉमिस इज मेड देयर आफ्टर। सो बाद में वादा किया गया, तो इवन कंसीडरेशन कैन बी पास्ट कंसीडरेशन, पहले से कोई चीज करी गई है तो वो भी कंसीडरेशन हो सकता है, बट इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, मेरे बोलने पे होना चाहिए। मैंने बोला था और आप ढूंढ के लाओगे तब मैं पैसा देने को जिम्मेदार हूं, मैंने बोला ही नहीं था तो वहां पे जिम्मेदारी नहीं होती। तो इट शुड नॉट बी अ वॉलेंट्री सर्विस, इट शुड बी अ एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, तो उसके इच्छा पे होना जरूरी है। आपका बेसिक रूल तो वही है, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। इलस्ट्रेशन दिया है, अगेन सेम इलस्ट्रेशन है, ए रिक्वेस्ट, ध्यान रखो रिक्वेस्ट लिखा है, यानी उसने बोला बी टू सर्च आउट हिज लॉस्ट काउ, उसने बोला जाओ मेरी गाय ढूंढ के लाओ, गुम गई है ढूंढ के लाओ। बी सर्च्ड आउट एंड डिलीवर्ड द काउ टू ए, ये कार्य उसने पहले कर चुका है। देयर आफ्टर ए प्रोमिसेस टू पे ₹500 टू बी एज रिवॉर्ड। हियर द एफर्ट्स ऑफ बी, जो उसने पहले कर चुका एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए, कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैलिड पास्ट कंसीडरेशन, तो इट मस्ट बी एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए, यानी उसके डिजायर पे होना चाहिए, तो उसके डिजायर पे है तो इट इज अ वैलिड पास्ट कंसीडरेशन। ठीक है, तो इट इज वैलिड पास्ट कंसीडरेशन फॉर प्रॉमिस बाय ए टू पे ₹500 टू बी। फिर कंसीडरेशन वॉज, सेम पॉइंट ही कवर किया है, द कंसीडरेशन बाय बी, जो उसने कार्य किया, वॉज गिवन बिफोर द प्रॉमिस टू पे इज मेड बाय ए। फिर कंसीडरेशन जो साइमल्टेनियसली मूव होती है विद द प्रॉमिस, साथ साथ, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंसीडरेशन या एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन। जैसे आपको दिल दहला देने वाली एक कहानी याद होगी, एक व्यक्ति जाता है बलून खरीदने, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तुरंत पैसे देता है और बलून खरीद के ला लेता है, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट कंसीडरेशन है। तो कैश सेल्स आर दी गुड एग्जांपल्स, जिसमें तुरंत हमने पैसा दिया, तुरंत गुड्स लेके आ गए, प्रेजेंट कंसीडरेशन। सो कंसीडरेशन विच मूव साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस मीन साथ साथ, with the promise is called as present or executed consideration. Cash sales are the good examples of present or executed consideration. The seller delivers the article sold and the buyer simultaneously pays the price of them. So ये present consideration हो गया।
and future consideration, when the future consideration is to move at a future date, it is called as future or executory consideration. जैसे एक एग्जांपल दिया आपको, X promises to deliver to Y certain electrical appliances. तो X ने वादा किया मैं तुमको इलेक्ट्रिकल गुड्स लाके दूंगा, लेकिन कब? As soon as he receives them from a wholesaler at Bombay. तो आज नहीं दे रहा है गुड्स, आज वादा कर लिया लेकिन गुड्स आगे देने वाला है. एंड वाई भी प्रॉमिस कर रहा है 5,000 रुपये पे करेगा, लेकिन कब? जब वो गुड्स लाके देगा, यानी वो भी बाद में पैसा पे करेगा. हियर इज फ्यूचर कंसिडरेशन विच इज टू बी परफॉर्म बाय बोथ द पार्टीज व्हेन द सप्लाईज आर रिसीव्ड फ्रॉम बॉम्बे. तो बॉम्बे से जब सप्लाईज आ जाएंगे तब जाके दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना है. तो एग्जीक्यूटरी नेचर का है. आगे वही दिया है, इसी को हम एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन भी बोल सकते हैं. A consideration which consists of performance of an act is said to be executed consideration when it consists in a promise, जो अभी किया नहीं, act अभी किया नहीं, सिर्फ करने का वादा किया, तो it is called as executory. Promise partly consideration executed और partly executory भी हो सकता है. Promise by one party may be consideration for an act by some other party and vice versa. ये आगे पढ़ते हैं अपन कि promise भी हो सकता है, अभी जो हम आगे पढ़ेंगे ये वाले पार्ट में, कि इट मस्ट बी, एक सेकेंड, यहीं पे दिया है, यहाँ दिया है कि क्या बोला है कि प्रॉमिस बाय वन पार्टी मे बी कंसिडरेशन फॉर एन एक्ट. तो वो एक्ट के बदले भी प्रॉमिस हो सकता है बाय सम अदर पार्टी एंड वाइस वर्सा, यानी एक जन कुछ एक्ट कर रहा, दूसरे जन पैसा दे रहा, वो भी चलेगा. तो आगे आएगा, वैसे शायद और आगे दिखेगा. अभी थोड़ा रीशफलिंग हुई है बुक में, इसीलिए थोड़े कॉन्सेप्ट आगे पीछे हो गए. सो पढ़ेंगे अपन, आएगा आगे, ये भी पॉइंट और कवर होगा. तो एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन अलग नहीं है कुछ. जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वही है कि दोनों पार्टीज जब परफॉर्म कर लेती है तो एग्जीक्यूटेड. वैसे ही दोनों पार्टी ने कंसिडरेशन दे दिया तो एक्ट कर चुके हैं तो एग्जीक्यूटेड. अगर सिर्फ प्रॉमिस किया है अभी, आगे परफॉर्म होगा तो इट इज एग्जीक्यूटरी. ठीक है. हाँ, सेकेंड वाला नहीं बताया अभी मैंने. एक सेकेंड, कौन सा वाला बोल रहे हैं आप? ये वाला फ्यूचर वाला, फ्यूचर डेट. तो जब फ्यूचर डेट में पे करने की बात हो रही है, सेम एग्जांपल यहाँ दिया ही है, जिसमें एक व्यक्ति ने एग्री किया. देखो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कब किया, एक्स और वाई ने कॉन्ट्रैक्ट किए, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया मान लो आज, लेकिन परफॉर्मेंस कब करना है, आगे चल के. कॉन्ट्रैक्ट आज बन गया, ये परफॉर्म किया जाएगा आगे. यहां पे जब गुड्स आएंगे, एक्स प्रॉमिस करता है वाई को कि एक्स विल डिलीवर द गुड्स, वो गुड्स देगा, और वाई विल पे द प्राइस, वो पैसा देगा. लेकिन ये कब देने वाला है, आज कॉन्ट्रैक्ट किए, लेकिन ये परफॉर्म करेंगे आगे चल के जब सप्लाईज बॉम्बे से रिसीव होंगे. तो ऐसे केस में ये क्या है, फ्यूचर कंसिडरेशन है. कॉन्ट्रैक्ट आज बन चुका है, बट कंसिडरेशन कब देना पड़ेगा, आगे चल के, जब सप्लाईज विल बी रिसीव्ड फ्रॉम बॉम्बे, तब जाके दोनों जन परफॉर्म करेंगे. एक्स विल डिलीवर द गुड्स एंड वाई विल पे द प्राइस. तो वही लिखा है यहाँ पे, व्हेन द कंसिडरेशन इज टू मूव एट अ फ्यूचर डेट. आज नहीं मूव हो रहा है, फ्यूचर डेट पे मूव होगा, तो इट इज कॉल्ड एज फ्यूचर और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. तो आगे चल के वो मूव होगा. ठीक है. तो ऐसा है. तो एग्जीक्यूटरी या फ्यूचर एक ही बात है. एग्जीक्यूटरी मीन्स जो आज नहीं है बट आगे चल के परफॉर्म किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी. जैसे हमने एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, आज आपने बुकिंग कर लिया लेकिन पेमेंट आप बाद में करोगे और गुड्स भी आपको बाद में मिलेंगे. एक एक्टिवा बुकिंग का एग्जांपल दिया था मैंने, या कार बुकिंग का एग्जांपल दिया होगा आपको, याद है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कार बुकिंग करते हो आप, तो आज आप बुकिंग अमाउंट दे देते हो 1,000-5,000 रुपये, लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया. 10 लाख की कार है तो 10 लाख कब दोगे आप, जब आगे चल के कार आ जाएगी तो उस टाइम आप कार लोगे और पैसा दोगे. सो ये फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आगे चल के बोथ द पार्टीज विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. सो ऐसा है. फिर कंसिडरेशन नीड नॉट बी, जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी एडिक्वेट. ऐसा नहीं बोल रहे कंसिडरेशन शुड नॉट बी एडिक्वेट, नीड नॉट बी, जरूरत नहीं है कि एडिक्वेट रहे. जैसे समझो मैं ये मोबाइल बेचना चाहता हूँ, खरीदोगे क्या आप? मैं ये मोबाइल बेचना चाहता हूँ,
100 रुपए में, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए में सिर्फ, चलता हुआ मोबाइल है, चालू है, तो क्या ये आप खरीदोगे? और खरीदोगे तो ठीक है, क्या ये वैलिड हो जाएगा? अगर आप खरीद लेते हो, मैं बेच देता हूं, तो वैलिड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड हो जाएगा। 100 रुपए में 10,000 की चीज 100 रुपए में बेच रहा हूं मैं, तो हाँ वैलिड हो जाएगा। क्योंकि वहां वर्ड क्या लिखा है? कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग, कुछ तो भी होना चाहिए, कुछ तो भी वैल्यूएबल। देयर मस्ट बी समथिंग, इट मे बी एन एक्ट, इट मे बी अ सर्विस, कुछ भी हो सकता है, कुछ तो भी होना चाहिए बदले में। समथिंग ऑफ वैल्यू टू बी गिवन, समथिंग कुछ भी हो सकता है। मैं 1 रुपए में बेचना चाहूँ, 1 रुपए में बेच दूंगा। सो कितने में भी बेच सकता हूँ। मैं 10 रुपए में बेचना चाहूँ, 10 रुपए में बेच सकता हूँ। तो ये जरूरी नहीं होता कि मैं 10,000 की चीज बेच रहा हूं तो 10,000 बदले में लूं। मैं 10 रुपए लेके भी 10,000 की चीज दे सकता हूं। तो इसमें ये पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, लेकिन कल चलकर एक दिक्कत आ सकती है। मैं जाके कोर्ट में बोलूंगा कि इन्होंने मारपीट करके मोबाइल लिया, मैं काय को 10 रुपए में बेचूंगा। तो ऐसे केस में फिर अगर कंसेंट चैलेंज होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर कोर्ट देखेगा कि हाँ यार, इतने कम में कैसे क्या बेचा गया होगा। लेकिन अगर इसमें कंसेंट चैलेंज नहीं हुई, अगर प्रूव कर सकते मैंने सब क्लास के सामने आपको 10 रुपए में बेचा था, कोई मारपीट नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, ऐसे केस में अगर आप प्रूव कर सकते हैं, मैं प्रूव कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफेक्टली वैलिड इवन इफ द कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट। तो कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। सो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट नॉर इक्विवेलेंट टू प्रॉमिस। इलस्ट्रेशन दिया है, ए एग्रीज टू सेल हिज आईफोन वर्थ ₹90,000 फॉर 10 रुपीज ओनली। The consideration is valid though inadequate, as there is something of value to be given by the buyer. However, section 25 का explanation 2 बोलता है that inadequacy of consideration, consideration proper नहीं है, may be taken into account, इसको ध्यान में रखेगा कोर्ट, in determining the question whether consent of promisor was freely given. So ये देखने के लिए कि क्या कंसेंट फ्री थी या नहीं थी, उसके लिए ये देखा जा सकता है कि इतने सस्ते में कैसे क्या बेचा गया। तो वो फिर तकलीफ होगी अगर कंसेंट चैलेंज होगी तो। अगर कंसेंट नहीं चैलेंज हुई तो इट इज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऐसा है। फिर कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, कुछ तो भी रियल होना चाहिए, एंड नॉट इल्यूजरी, इल्यूजन नहीं होना चाहिए। इल्यूजन यानी जो असली में नहीं होता उसको हम इल्यूजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे वो साईफाई मूवीज देखते हो आप, इल्यूजनरी, तो वो इल्यूजन्स है पूरे। वो थैनोस है, चुटकी बजा रहा, आधी यूनिवर्स गायब हो रही, ये सब इल्यूजन है, ऐसा असली में थोड़ी होता। तो कंसिडरेशन शुड बी रियल, इल्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप एक काम करो, मेरे पास 1,00,000 रुपए ला के दो, मैं ऐसा गिली गिली छू करूंगा, यहाँ खजाना आएगा, तो ये इल्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सो इट शुड बी समथिंग ऑफ वैल्यू, रियल होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कुछ फिजिकल हो, कुछ टेंजिबल हो, कोई सर्विस भी हो सकती, बट इट शुड बी वैल्यूएबल। जैसे आप यहाँ पे पढ़ने आए, पैसे दिए, हम आपको टीचिंग की सर्विस दे रहे हैं, इट इज समथिंग ऑफ वैल्यू, कुछ तो भी वैल्यूएबल चीज आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो देयर शुड बी समथिंग ऑफ वैल्यू, जिसको कानून की नजरों में कोई ना कोई अहमियत है, ऐसी चीजें होना चाहिए। तो वही दिया है, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल और ऑफ सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नजरों में कुछ वैल्यूएबल चीज होना चाहिए। It should not be physically impossible or illegal or illusory. For example, to make a dead man alive. तो ये भी illusion है। मैं बोलता हूँ कि एक काम करो, 1,00,000 रुपए लेके आओ, मैं ये मुर्दे को जीवित करके बताता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, इट इज illusion, ठीक है। तो ये भी वैलिड नहीं रहेगा। या टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, ये सब इल्यूजरी कंसिडरेशन के एग्जाम्पल है। या फिर मैं बोलता हूँ आप मेरे पास पैसे लाके दो, मैं आपको दुआएं दूंगा, अब ये भी इल्यूजन है, दुआएं देना। तो मैं बोलता हूँ पैसा लाके दो, 1-1 लाख रुपए सब लोग लाओ, मैं भर भर के दुआएं दूंगा कि आप सीए एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओ, तो आप लाके दोगे क्या? तो नहीं, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, ये सब दुआएं वगैरह कुछ काम नहीं आती, जैसे बोलने की बात होती है ये सब। अगर दुआओं में असर होता तो आज कई लोग अमर होते, तो कई लोग, कोई ना कोई तो दुआएं मांगते ही है ना, किसी ना किसी की सलामती के, तो कोई असर वसर नहीं होता है, सब बोलने की बात है। तो ये आपको लगता ही होगा नहीं नहीं सर होता है ना दुआओं में असर, मैंने पढ़ा नहीं था, फिर मैं मंदिर जाके नारियल फोड़ा तो मैं पास हो गया। तो अगर आपको लगता है तो लेके आओ सब लोग, 1,00,000 रुपए में भर भर के दुआएं दूंगा, दोनों हाथों से दुआएं दूंगा, आपको अगर लगता है वैल्यू है तो। सो ये जो है इट इज इल्यूजन, ये जो पाप पुण्य होता है, दुआएं होती हैं, ये सब इल्यूजन है। तो ये मैं नहीं बोलता, ऐसा लोग मानते हैं, ये सच में पाप पुण्य थोड़ी होता, किसने देखा क्या, ये सब इल्यूजन है। तो इल्यूजन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी समथिंग रियल, समथिंग वैल्यूएबल।
सो रियल डज नॉट मीन कुछ टेंजिबल हो, ऐसा नहीं कि पैसे दे रहे हो और गुड्स ही मिलना चाहिए, सर्विस भी हो सकती है, बट इट शुड बी समथिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ये टीचिंग का आप ध्यान रख सकते हैं, डॉक्टर की सर्विस का ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर अगर हम पैसा देते हैं, वो ट्रीटमेंट देता है, तो ट्रीटमेंट इज समथिंग ऑफ वैल्यू। तो ये भी ट्रीटमेंट भी कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई रियल चीज है। ठीक है, so consideration must be real or of some value in the eyes of law. It should not be physically impossible or illegal or illusory. For example, to make a dead man alive. तो ऐसे सब कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते, इल्यूजन्स नहीं हो सकते। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, लीगल होना चाहिए। ये तो एकदम ही सिंपल पॉइंट है। कंसिडरेशन ऐसी चीज नहीं होना चाहिए जो कि इलीगल है। जैसे आप मेरे को बोलते हैं कि सर एक काम करो, मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, मेरे को चरस गांजा हशीश अफीम लेके आके दो, ला के दो, तो मैं वो लेके नहीं आऊंगा क्योंकि इलीगल चीजें, अच्छी होता है, छोड़ दो ये सब चीजें। सो ये जो है कंसिडरेशन इज इलीगल। किसी को मारने की सुपारी देना, मैंने आपका एग्जाम्पल दे दिया क्लास में, आपने मेरी सुपारी दे दी है, तो ये भी इलीगल कंसिडरेशन है। किसी को मारने के लिए पैसा दे रहे हो, तो ये जो कार्य कर रहे हैं इट इज इलीगल। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन गिवन फॉर एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल वन। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल स्मगलिंग एग्रीमेंट या ड्रग्स वाला एग्रीमेंट, ये सब इलीगल है। ठीक है, फिर कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी एन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। पहले से निर्धारित ड्यूटी, जिम्मेदारी या ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई पहले से निर्धारित ड्यूटी है तो उसके लिए कंसिडरेशन नहीं मांगा जा सकता, पैसा नहीं मांगा जा सकता। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते, समझो मैंने किसी को डांट दिया क्लास में, उसको बड़ा बुरा लगा, सर ने ऐसा कैसा मेरे को डांट दिए। अब वो दूसरे दिन चाकू लेके आता है और पूरी क्लास के सामने मुझे मार डालता है। इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, मैं किसी को डांटूंगा नहीं, और डांटूंगा तो भी चाकू मत लेके आना, मैं बड़ा डरता हूँ, तो थोड़ा डर लगता है। खैर, हाँ, तो एग्जाम्पल है, तो किसी ने किसी को डांटा मैंने, वो आता है चाकू लेके और मुझे यहाँ पे पूरे क्लास के सामने खत्म कर दिया। सब लोगों ने देखा, मेरी वाइफ आती है रोते हुए, स्वामी स्वामी क्या हो गया आपको, क्या हो गया। अब वो आती है, फिर वो पूछती है मुझे न्याय चाहिए, आप में से कौन गवाही देने को तैयार है। कोई भी तैयार नहीं होता, सब डर गए, सबको लग रहा है अरे सर को मार दिया, कल चल कर हम बोलेंगे हमारे अगेंस्ट भी फिर चाकू वाकू लेके आ जाएगा, मारपीट करेगा, तो कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं होता। जबकि आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपने कोई क्राइम होते देखा है तो गवाही देना चाहिए। फिर एक छोटा सा बच्चा आता है वहां से, छोटा सा है ना, क्लास का ही बच्चा है, वो आता है, होते हैं ना कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, तो एक छोटा बच्चा आता है, वो बोलता है भाभी जी मैं गवाही देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे 5 लाख रुपए आप पे करो। अब यहां वो पैसा मांग रहा है वो चीज के लिए जो उसकी जिम्मेदारी है, तो इट विल नॉट बी अ वैलिड कंसिडरेशन। अ विटनेस कैन नॉट डिमांड मनी फॉर गिविंग हिज विटनेस, उसको गवाही देने के लिए, फॉर बीइंग अ विटनेस, उसको पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। अगर वो मांग भी रहा है तो इट इज नॉट वैलिड, क्योंकि कंसिडरेशन शुड नॉट बी अ प्री एग्जिस्टिंग ड्यूटी, पहले से निर्धारित उसकी जिम्मेदारी है, तो वो चीज का वो पैसा नहीं मांग सकता। जैसे समझो मेरे घर पे रात को 2 बजे थोड़ी आवाजें आई, खाड़ खुड़, मैंने देखा कैमरे में, तो पता लगा अरे चोर घुसा है। मैं पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ, उनको बोलता हूँ अरे वो चोर घुसे हैं, पकड़ो पकड़ो। वो बोलते हैं शर्मा जी देखो अभी रात रात के 2 बजे हैं, अभी अगर हम चोर पकड़ने आएंगे तो हम 10,000 रुपये लेके जाएंगे। अब यहाँ पे वो 10,000 रुपये मांग रहे चोर पकड़ने के लिए, जबकि ये उनका काम है। तो जो प्री एग्जिस्टिंग ड्यूटी है उसके लिए वो पैसा नहीं मांग सकते, अगर वो मांग रहे हैं तो इट इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन। ठीक है, सो कंसिडरेशन शुड नॉट बी समथिंग विच अ पर्सन इज ऑलरेडी बाउंड बाय लॉ टू डू, इट मस्ट नॉट बी अ प्री एग्जिस्टिंग ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। सो कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी something which a person is already bound by law to do. Discharging of pre-existing obligation is no consideration. A person may be bound by law to do something, for example, to give evidence when called by the court. Performance of legal obligation is no consideration for a promise, and therefore witness cannot demand money for giving evidence. ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर ऊपर जो एक एग्जाम्पल छोड़े थे वो अब देख लेंगे, क्योंकि अब वक्त हो गया है, गैप हो गया वो केसेस पढ़ के। एक साथ पढ़े तो हौश पौश हो जाते हैं केसेस, इसीलिए मैंने गैप लिया थोड़ा। तो ये 3 केस हो गए थे, चौथा केस अलग है थोड़ा। कोई डाउट होगा यहाँ तक तो पूछ लो।
फिर एक और पॉइंट देख ही लेते हैं अभी, बहुत ही आसान। एक केस और है जिससे हमको समझता है, यहाँ पे ही देख लेते हैं ना, जगह है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द promisee और एनी अदर पर्सन। तो प्रोमिसर के डिजायर पे होना चाहिए, बट इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी, या इवन अन्य व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है। ये क्या है, तो इसको समझने के लिए अगेन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस देखेंगे। एक केस हुआ था चिन्नैया वर्सेस रामैया का, तो बहुत ही फेमस केस है। इसमें होती है एक आंटी जी, खूब अमीर होती हैं, ऐसा जेब से 10 रुपए निकाले तो 25-30 हज़ार रुपए गिर जाए, इतनी अमीर होती हैं आंटी जी। तो एग्जाम्पल है, हाँ, तो जेब रख सकते ना, उसमें क्या हुआ, जेब कहाँ से आएगा बोले, ठीक है। तो अब टी शर्ट पहन के घूमते होंगे आंटी, जेब वगैरह है उसमें, तो हो सकता है कुछ भी डाउट आते हैं बच्चों को। अरे एग्जाम्पल है, तो ठीक है। तो इतने अमीर होते हैं कि, यानी बोलने का मतलब बहुत अमीर होते हैं, तो जरूरी नहीं ऐसे 10 रुपए निकालो 25 हज़ार गिर गए, तो वो सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका मतलब है बहुत अमीर, ठीक है। तो एक होते हैं अमीर, दूसरे होते हैं बहुत अमीर, तीसरे होते हैं 10 रुपए निकालो 25 हज़ार गिर जाए, तो ऐसे होते हैं। तो खैर, ये ए होती है, ए आंटी, यानी ए नाम है उनका, यहाँ पे एग्जाम्पल में ए नाम दिया है, इसीलिए अपन वही ले रहे हैं। ये खूब अमीर होती हैं, खूब पैसा होता है, एकदम अपार धन, और ये इतना पैसा होने के बावजूद बड़ी दुखी होती है, क्योंकि इनकी जो लड़की होती है आर, ये बहुत ही बिगड़ चुकी होती है, आर नाम है उसका। अरे तो ये बड़ी बिगड़ चुकी होती है, क्योंकि इतना पैसा होता है, ज़्यादा पैसे ज़्यादा प्यार से इंसान बिगड़ जाता है, तो ये भी बिगड़ जाती है। और अरे ध्यान दो इधर, और ये इसीलिए बड़ी टेंशन में होती है कि यार मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। और इसका ही नहीं, ए की एक बहन होती है सी, चिन्नैया, आर यानी रामैया, सी उसकी बहन है। अब ए को बड़ी फिक्र होती है कि मेरे जाने के बाद सी और आर ये दोनों का क्या होगा। तो वो एक दिन लड़की को बुलाती है, बोलती है देख बेटा, मैं तेरे को मेरी एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहती हूँ, ये गिफ्ट देना चाहती है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि मैं तेरे को एक गिफ्ट तब दूंगी जब तू इससे आने वाली इनकम, रेंट, रेवेन्यूज, ये शेयर करेगी अपनी मौसी जी के साथ। वो बोलती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो भी पैसा इससे आएगा इसको एज एन्यूटीज शेयर करूंगी मौसी जी के साथ। अब ये ए इसीलिए बोलती है क्योंकि ए को पता होता है अगर इसको विदाउट कंडीशन मैंने प्रॉपर्टी दी तो ये पी पाके पूरा उड़ा देगी, वो बिगड़ चुकी होती है, तो उसको बड़ा डर होता है कि ये फालतू पैसा ऐसा पूरा उड़ा देगी, इसीलिए कंडीशन रखती है कि मैं तभी दूंगी प्रॉपर्टी जब तू एग्री करेगी कि तू पैसा इससे आने वाला सी को पे करने वाली है। आर बोलती है ठीक है मौसी जी है, मुझे क्या तकलीफ होगी पैसे देने में, क्योंकि आर ने एग्री किया कि ठीक है मैं रेंट शेयर करूंगी, एन्यूटीज पे करूंगी, इसीलिए उसको ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी। दैट मीन्स यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके बोलने पे, इसके इच्छा पे, डिजायर ऑफ आर पे इसको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई, क्योंकि उसने बोली। अगर वो ऐसा नहीं बोलती तो क्या उसको गिफ्ट मिलता, क्या तो नहीं मिलता। तो एक गिफ्ट की दिया गया सिर्फ ये बोलने के कारण कि मैं ये शेयर करूंगी, बट फिर भी ए को डर होता है, इसीलिए ये एग्रीमेंट लिख के ले लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एक ये कॉन्ट्रैक्ट बना गिफ्ट का, गिफ्ट में कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती, गिफ्ट दी है ए ने आर को तो उसमें बदले में कुछ मिले जरूरी नहीं होता, तो यहाँ गिफ्ट दे दिया। दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आर और सी के बीच में, प्रॉपर लिख के किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट कि इस प्रॉपर्टी से आने वाली जितनी भी एन्यूटीज है वो मैं सी को शेयर करूंगी, ये एग्री किया जाता है। कुछ टाइम तक तो सब प्रॉपर चलता है, जैसे जैसे पैसा आ रहा है आर इसको शेयर करती है सी के साथ। बाद में कुछ टाइम बाद ए गचक जाती है, ए की डेथ हो गई। इसके बाद आर
पैसा देने से मना कर देती है। आर पैसा नहीं देती, सी को 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, पैसा ही नहीं आया। सी आती है आर के पास और बोलती है कि बेटा वो तुम पैसा नहीं पे कर रहे हो, 2 महीने हो गए। तो बोलती है मौसी जी आप मुझे बदले में क्या दे रहे हैं? तो बदले में मौसी जी ने तो कुछ नहीं दिया। सो आर बोलती है कि मौसी जी आप क्या दे रहे हैं मुझे बदले में कि मैं आपको एन्यूटी शेयर करूं? मौसी जी के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर भी वो जाती है एक वकील के पास और वकील देखता है। वकील ने जब देखा तो वकील को पूरा केस समझा कि भाई प्रॉपर्टी दी गई है ये एन्यूटीज के बदले, यानी अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं ये एन्यूटीज जो शेयर कर रही है फ्री में नहीं कर रही, इसके बदले इसको ये मिला है, कंसिडरेशन है। ये बात और है कि ये प्रॉमिसी ने नहीं दिया, ये किसी अन्य व्यक्ति ने दिया है। तो प्रॉमिसर जो कुछ परफॉर्म कर रहा है, प्रॉमिसी जिसको पैसा मिल रहा है, बट ये दिया किसने? अदर पर्सन ने, जो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 की बात करें, ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सी और आर है। इसमें ए इज द अदर पर्सन, इसमें ये दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहां पे कोर्ट ने लेकिन बोला कि बात बिल्कुल सही है, आर को प्रॉपर्टी मिली है इस एन्यूटी के बदले, तो आर ऐसा नहीं बोल सकती कि बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। और अगर कंसीडरेशन है तो इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ये कंसीडरेशन प्रॉमिसी ने नहीं दिया, किसी अन्य व्यक्ति ने दिया। इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी एट द डिजायर ऑफ आर। तो एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर उसको प्रॉपर्टी दी गई और उससे वो एन्यूटी शेयर कर रही है, तो इसके बदले में उसको ये मिला है। और कंसीडरेशन की डेफिनेशन वही है, समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो भी बदले में मिलना चाहिए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंसीडरेशन ये प्रॉमिसी से आया है या किसी अन्य व्यक्ति से आया है। आपकी डेफिनेशन वही चीज समझाती है कि कंसीडरेशन क्या है, तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। सो प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, उसने ये कार्य कर चुका है, प्रॉपर्टी दे चुका है, क्योंकि पैसा इधर शेयर करने का वादा हुआ था। अगर ये वादा नहीं होता तो ये प्रॉपर्टी नहीं मिलती। सो इट वॉज एट द डिजायर ऑफ आर, और इसीलिए कोर्ट ने बोला कि दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड सी कैन फाइल अ सूट एंड क्लेम द अमाउंट। यहां पे सी को हम एक नाम देते हैं। ये अगर हम कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 की बात करें तो यहां पे आर इज द पार्टी, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, सी इज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन क्योंकि सी यहां कंसीडरेशन नहीं दे रही, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन। सो स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन कहलाता है ये, क्योंकि कंसीडरेशन उसने प्रोवाइड नहीं किया। सो ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें प्रॉमिसी खुद पैसा नहीं देके कोई और व्यक्ति देता है। जैसे आपकी टीचिंग का ही एग्जांपल ले लो, आपने कैप्स में पैसे दिए तो आपने थोड़ी दिए, आपके पिताजी ने दिए, उन्होंने पैसे दिए, वो प्रॉमिसी हो गए, आप प्रॉमिसी हो गए, उन्होंने पैसे दिए क्योंकि आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप प्रॉमिसी हो गए। हम प्रॉमिसर्स हैं, हमारे बोलने पे कार्य किया गया, हमने बोला था पैसे इतने इतने दो, हम सर्विस देंगे, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, ये कंसीडरेशन हो गया, बदले में हमको पैसा मिला। हम कल चलकर ये नहीं बोल सकते आपने थोड़ी पैसे दिए, आप डाउट पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा आपने तो पैसे दिए ही नहीं, आप काहे के डाउट पूछ रहे हैं, आपके पिताजी ने पैसे दिए, तो ये वैलिड नहीं है। बिकॉज यहाँ पे कंसीडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। सो अगर किसी अन्य व्यक्ति के भी बोलने पे, अगर किसी अन्य व्यक्ति ने भी दिया हुआ है कंसीडरेशन, तो ये चलेगा, बट इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, इसकी इच्छा होना चाहिए, जरूरी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी वॉज गिफ्टेड टू हर एट हर डिजायर। तो ये एक और केस है, इसको जनरली मैं साथ में इसीलिए नहीं लेता था क्योंकि इसमें मैशअप कर देते कई बार बच्चे, दोनों केस को मिला देते हैं, तो प्रॉमिसर प्रॉमिसी में कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे, तो इसीलिए जनरली इसको साथ में नहीं लेता। तो इसीलिए पहले हमने वो पढ़े, उसके बाद आप सेकंड वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, एक बार रीड कर लेते हैं और फिर कक्षा को विराम देंगे। कंसीडरेशन may move from the promisee or any other person. Consideration may be supplied by the promisee or any other person, but stranger to consideration, जैसे अपने केस में चिन्नैया, will be able to sue only if he is a party to a contract। तो ये जो रूल लिखा है, ये रूल को हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम एक नाम देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, आगे अभी आने वाली है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी पढ़ेंगे हम एक, तो यही चैप्टर में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो लाइन लिखी है जिसको मैंने ब्रैकेट में रखा, ये हम समझने वाले हैं डिटेल में।
द लीडिंग केस is of Madras High Court in Chinnaya versus Ramaya. An old lady A had a highly valued estate. Estate means property. She made a contract with her daughter that the whole of the property shall be gifted to R. एक हुआ था गिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट. गिफ्ट में बदले में कंसिडरेशन नहीं लगता, लेकिन इसकी कंडीशन थी इफ आर एग्रीज टू पे एन्यूटीज टू सी. सी वॉज द सिस्टर ऑफ ए. आर ने एक और कॉन्ट्रैक्ट किया. आर मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ सी एग्रीइंग टू पे सी एन्यूटीज. After the death of A, R stopped the payment of annuities on the ground that no consideration had passed from C to R, and therefore agreement between C and R was void. Court held that consideration had been furnished to R since the property was gifted to R at her desire. It was immaterial that A had furnished this consideration. As long as there is a consideration in a contract, it is immaterial as to who has given the consideration. ठीक है, तो कंसिडरेशन किसने दिया इससे कोई लेना देना नहीं. अगर कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा. इवन इफ इट इज नॉट फ्रॉम द प्रोमिसर, इट इज फ्रॉम द प्रोमिसी तो भी चले. सॉरी, इट इज नॉट फ्रॉम द प्रोमिसी, इट इज फ्रॉम थर्ड पर्सन तो भी चलेगा. ठीक है. सो एक बार घर पे इस भी पढ़ो पूरा चीज, और कोई डाउट आते हैं तो अगली क्लास में पूछो. ठीक है, थोड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं, हो सकते हैं डाउट्स आएंगे. सो एक बार घर पे पढ़ना, लेकिन पहले यहाँ पे जगह है, यहाँ एक और डायग्राम आएगा, यहाँ एक और आएगा, यहाँ एक और आएगा, तो 4 डायग्राम आ जाएंगे, हो जाता है इसमें. हाँ, चलो. सो कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.